नमस्कार, धारा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का अंतिम पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये लास्ट पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर यूपी बोर्ड के लिए। आपको हर तरह से इसमें जो है आपको पूरी तरह से वर्ड मीनिंग और सेंटेंसों के प्रयोग का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास किया जाएगा। पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई होना है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबिता सबिता ए यंग गर्ल इन ए ड्राई पिंक ड्रेस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ए यंग गर्ल का मतलब होता है एक छोटी लड़की, जिसका नाम क्या है? सबिता। अर्थात एक छोटी लड़की सबिता क्या पहने हुई है? इन ए ड्राई पिंक ड्रेस। ड्राई पिंक ड्रेस का मतलब होता है भद्दी गुलाबी पोशाक। अर्थात वो कैसी पोशाक पहने हुई है? भद्दी गुलाबी पोशाक को पहने हुई है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, पुनः देखेंगे इसको लाइन को। सबिता ए यंग गर्ल इन ए ड्राई पिंक ड्रेस। अर्थात एक छोटी लड़की सबिता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने हुए है, अर्थात पहने है। सिट्स सिट्स का मतलब होता है वो बैठी हुई है अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वोमेन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। एक बूढ़ी, एल्डरली वुमन का मतलब होता है एक बूढ़ी औरत, अर्थात एक बूढ़ी औरत के पास बैठ कर के, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई है। कौन सी लड़की बैठी हुई है? सबिता बैठी हुई है। कैसी लड़की? छोटी लड़की। कैसा ड्रेस पहने हुए बैठी हुई है माय डियर फ्रेंड्स? तो एक भद्दी गुलाबी पोशाक को पहने हुए बैठी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास का मतलब होता है कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। क्या कर रही है? शोल्डरिंग मतलब होता है जोड़ना, पीसेज मीन्स टुकड़ों को, ऑफ ग्लास मीन्स कांच के, अर्थात वो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। आगे देखेंगे। एज हर हैंड्स, यहाँ पे लेखिका कह रही है एज हर हैंड्स मूव, एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि उसका जो हाथ है, जो उसके हाथ हैं किसी मशीन के चिमटे, चिमटे का मतलब होता है अर्थात मशीन के मैकेनिकल, टोंग्स मीन्स होता है चिमटा, अर्थात वो मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं। अर्थात उसका जो हाथ है, जिस हाथ से वो कांच को जोड़ रही है चूड़ियों को, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्रवत चलते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई वांडर, यहाँ पे आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अनीस जंग स्वयं के लिए कहती हैं कि आई वांडर का मतलब मैं सोचती हूँ, मैं आश्चर्य में हूँ। इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ, मैं आश्चर्य में हूँ कि क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। अर्थात नोज द सेंसिटिविटी मतलब होता है उसकी पवित्रता, सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स, अर्थात क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, सी हेल्प्स का मतलब होता है जिन्हें वो बनाने में मदद कर रही है। सी हेल्प्स का मतलब वो मदद करती है किसको कार्य में? उसको बनाने में। अर्थात यहाँ पे लेखिका का कहना है कि वो विचार करती है, आश्चर्य में आकर के विचार करती है कि क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को वो जानती है जिन्हें वो बनाने में वो मदद कर रही है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इट सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक होना, प्रतीकात्मक चीज़ों के लिए सिंबलाइज का प्रयोग करते हैं। तो इट सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, अर्थात ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इंडियन वोमेन जो होती हैं, जो भारतीय स्त्रियां होती हैं, उनके सुहाग का एक प्रतीक माना जाता है इसको। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स जो शुभ कीर्ति, अर्थात शुभ का परिचायक होती है। इन मैरिज, इन मैरिज का मतलब शादी वगैरह में, अर्थात शादियों के समय में जो किसका परिचायक होती है?
ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है जो एक शुभ कीर्ति का, एक शुभ कार्य का प्रचारक होता है क्या, शादियों में वो चूड़ी। अर्थात ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, पुनः इस लाइन को देखेंगे कि ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। क्या, ये जो जोड़ रही है चूड़ियों को माय डियर फ्रेंड्स, सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग सस्पेसिनियस इन मैरिज, अर्थात जो एक शुभ कीर्ति, अर्थात जो विवाह के समय में एक शुभ कीर्ति के रूप में स्थापित होता है, एक शुभ का स्थान लेता है। चूड़ियाँ शुभ का स्थान लेती हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इट विल dawn on her suddenly one day, it will dawn on her suddenly one day। आगे देखेंगे, यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी। ध्यान देंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, इट विल dawn on her suddenly one day, अर्थात यह जो बात है, जो जिस चीज़ में वो लगी हुई है, जिस कार्य में लगी हुई है, ये बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगी। ध्यान देंगे, इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, when her head, अर्थात जब उसका सिर, when her head का मतलब होता है जब उसका सिर, डाइड रेड, अर्थात जब उसका सिर डाइड रेड विथ, ड्राइव्ड विथ ए रेड बेल, अर्थात जब उसका सिर लाल घूंघट से, उसका जो सिर है ड्राइव्ड विथ रेड बील, बील मीन्स होता है घूंघट, तो जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्राइव्ड विथ ए रेड बील, अर्थात एक दिन जब उसका सिर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स का मतलब उसके हाथों में डाइड रेड विथ हेना, अर्थात लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। डाइड रेड विथ हिना, हिना का मतलब होता है मेहंदी, अर्थात लाल मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ, रेड बैंगल्स का मतलब होता है लाल चूड़ियों को, अर्थात उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियाँ जो है पहना दी जाएंगी। रोल्ड का मतलब होता है पहना दिया जाना। तो ये सारी चीज़ें उस बच्ची के बारे में बताया जा रहा है जो कि सविता नामक लड़की चूड़ियों को जोड़ने के कार्य में लगी हुई है। और किसके द्वारा बताया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये अनीस जंग जो कि लेखिका हैं, वो इस बात को सोच रही हैं, अर्थात अपने विचार में इस बात को व्यक्त कर रही हैं। आगे देखेंगे, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, अर्थात तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन। सी विल देन, अर्थात तब वो बन जाएगी, तब बिकम मीन्स हो जाएगी, ए ब्राइड मतलब एक दुल्हन बन जाएगी। आगे देखेंगे, लाइक द ओल्ड ओमेन बिसाइड हर, लाइक द ओल्ड ओमेन बिसाइड हर का मतलब होता है उसकी बगल में, उसी तरह से जैसे वो कार्य कर रहे हैं उसी की बगल में एक जो है, उसके बगल में वाली, अर्थात बगल साइड में जो बैठी हुई है, कौन सी, एक बूढ़ी औरत की तरह जो बैठी हुई है उसके बगल में, अर्थात एक बूढ़ी औरत जो कि उसकी बगल में बैठी हुई है। ध्यान देंगे, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, अर्थात जो बहुत वर्ष पहले एक दुल्हन बन गई थी। ध्यान देंगे इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स, लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर, अर्थात उसके बगल में एक औरत बैठी हुई है जो कि बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो का मतलब होता है जो बहुत वर्षों पहले एक दुल्हन बन गई थी, अर्थात उसके विषय में लेखिका यहाँ पर बता रही है। सी विल हैज बैंगल्स ऑन हर, अर्थात सी विल हैज बैंगल्स, माय डियर फ्रेंड देखेंगे इस जगह पर, इस लाइन को पुनः देखेंगे, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई होता है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट का मतलब होता है कि अर्थात उसके कलाइयों में
ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो औरत उसके बगल में बैठी हुई है, अर्थात शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, इसका मतलब हुआ कि आज भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, अर्थात आज भी उसकी कलाइयों में क्या हैं, चूड़ियां हैं, अर्थात आज भी वो चूड़ियों को पहने हुई है। बट मीन्स लेकिन, नो लाइट इन हर आइज, नो लाइट इन हर आइज का मतलब होता है परंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। ये किसकी बात बताई जा रही है, जो सविता नामक बच्ची के बगल में बैठी हुई स्त्री है उसके विषय में बता रही लेखिका कि वह जो है कलाइयों में अपने क्या पहने हुई है, चूड़ियों को पहने हुई है, परंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। बट नो लाइट इन हर आइज, एक वक्त सर भार खाना भी, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक वक्त शेर भर खाना भी, यहाँ पे इसको देखेंगे पुनः लाइन को, एक देहाती कहावत बताई गई है जिसको कहते हैं, अर्थात एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। ध्यान देंगे, यह लाइन कही जा रही है उस स्त्री के द्वारा कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड, सी सेज, इस बात को कौन कहती है, अर्थात वह ऐसी आवाज़ में, इस ध्वनि में इस बात को कहती है, इन ए वॉइस ऑफ ड्रेंड ऑफ जॉय, इन ए वॉइस ऑफ ड्रेंड ऑफ जॉय का मतलब होता है एक प्रकार की आवाज़ में, एक तरह से ऐसी आवाज़ में वो इस बात को कहती है, क्या कहती है, जो ऊपर की लाइन बताया गया है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, जो ये लिखा हुआ है सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, शी हैज नॉट इंजॉयड, शी हैड नॉट इंजॉयड वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। ध्यान देंगे, अर्थात जो अपने पूरे जीवन में जिसका आनंद समाप्त हो गया है, अर्थात अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी जिसने की क्या है, भरपेट भोजन, अर्थात फुल मील, अर्थात भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है, वो औरत अपने विषय में इस बात को कह रही है कि सी हैज़ नॉट इंजॉयड, अर्थात उसने कभी भी आनंद नहीं उठाया है। किस प्रकार का आनंद, इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में पूरे वक्त का भोजन, अर्थात पूर्ण भोजन का आनंद कभी भी नहीं उठाया, अर्थात कभी भी वो पेट भर भोजन नहीं प्राप्त की है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट शी हैज रेप्ड, ध्यान देंगे, अर्थात यही मिला है उसे, क्या मिला है, दैट्स व्हाट का मतलब यही उसको प्राप्त हुआ है, शी हैज रेप्ड, शी हैज रेप्ड मतलब अर्थात लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा, कैसा, सी हैज़ रिप्ड अर्थात उसको यही मिला हुआ है, हर हस्बैंड जो कि उसका पति है, एंड ओल्ड मैन, कैसा आदमी, एक बूढ़ा आदमी, विथ ए फ्लाइंग बियर्ड्स, विथ ए फ्लाइंग बियर्ड का मतलब जिसकी दाढ़ियाँ क्या है, लहरा रही हैं, अर्थात उसको क्या है, वो अपने बारे में बता रही है कि पूरे जीवन में उसको कभी भी पेट भर भोजन प्राप्त नहीं हुआ है और यही मिला है उसे, क्या मिला हुआ है, लहराती दाढ़ी वाला व्यक्ति, विथ ए फ्लाइंग बियर्ड का मतलब होता है लहराती हुई दाढ़ी वाला ये व्यक्ति, अर्थात कौन सा व्यक्ति, उसका पति, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई नो का मतलब मैं जानती हूँ, नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, अर्थात मैं बैंगल के सिवाय, अर्थात मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं जानकारी है, मैं चूड़ियों के अलावा, अर्थात मुझको चूड़ियों के बनाने के अलावा, जोड़ने के अलावा कुछ भी जानकारी नहीं है, अर्थात कुछ भी नहीं जानता हूँ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, मैं परिवार के रहने के लिए, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, अर्थात मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। यह कथन किसका है माय डियर फ्रेंड्स,
उस बूढ़े व्यक्ति क्या है जिसकी दाढ़ियाँ लहरा रही हैं, वो कौन है? उस बूढ़ी स्त्री का पति है, जो कि अपनी बात को यहाँ पर कह रहा है। वो क्या कहता है कि मैं परिवार में रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ, अर्थात सिर्फ एक मकान का ही निर्माण अपने जीवन काल में कर पाया हूँ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हियरिंग हिम वन वांडर, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात उसकी बात को सुन करके कोई भी सोचता है, अर्थात कोई भी आश्चर्य में पड़ता है, कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है। हियरिंग हिम अर्थात उसकी बात को सुन करके, वन वांडर्स कोई भी आश्चर्य में हो सकता है, अर्थात पढ़ सकता है। आगे देखेंगे, इफ ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने हासिल कर लिया है। इफ़ ही हैज़ अचीव का मतलब अचीव मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त कर लेना। तो इफ़ ही हैज़ अचीव का मतलब होता है अर्थात उसने जो हासिल कर लिया है। व्हाट, जो कुछ, मेनी है फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, अर्थात जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। तो क्या हासिल कर लिया भाई? चलिए, उसने एक मकान को बना लिया है, वो अपनी बात को कह रहा है। तो यहाँ पर इस बात को कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो उसने हासिल कर लिया है, बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। क्या नहीं हासिल किया है? एक मकान को बनाना, अर्थात एक मकान का निर्माण करना। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात उसके सिर पर एक छत तो है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, अर्थात यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संबोधित किया जा रहा है, बात को कहा जा रहा है कि उसके सिर पर एक छत तो है, अर्थात उसने अपने सिर के लिए एक छत अर्थात एक मकान का निर्माण तो कर लिया है। आगे देखेंगे इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ आपके लिए माय डियर फ्रेंड देखेंगे इसको, इस लाइन को, दे क्राई, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे। दे क्राई का मतलब होता है अर्थात दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज बिजनेस, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, द क्राई ऑफ द हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, यहाँ पर ध्यान देंगे इस लाइन को, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अर्थात चूड़ियों बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने, अर्थात पैसों को ना होने के कारण, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने, अर्थात दुख की कराहट पर हर घर में गूंजती है। ध्यान देंगे इस लाइन को, पुनः रिपीट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, अर्थात पैसे ना होने के कारण घर में चिल्लाहट, शोरगुल, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन एनफ टू ईट, अर्थात जो भी उस कार्य में लगे हुए हैं, लेखिका यहाँ पर बता रही है कि जो भी इस बैंगल्स के कार्य में लगे हुए हैं, चूड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, उनके पास क्या है, केवल अपना काम जारी रखने के लिए उसके अलावा और उनके पास कोई भी कार्य है ही नहीं। और दूसरी बात यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि चूड़ियाँ बनाने के काम को जारी रखने के लिए अलावा जो है उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने के कारण उनके परिवार में क्या होता रहता है, हमेशा दुख की कराहट गूंजती रहती है, अर्थात दुख भरी आवाज़ें, दुख भरी कराहट जो है हमेशा उस घर में गूंजती हुई दिखाई पड़ती हैं। अर्थात सारे अभाव को यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि ना उनके पास रोज़गार है, और ना उनके पास दूसरा कोई बिजनेस है, और ना उनके पास उतने पैसे हैं, इसलिए उनका परिवार हमेशा कराहट में चिल्लाता हुआ, गूंजता हुआ दिखाई पड़ता है। किनका? जो इस कार्य में लगे हुए हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, टू ईट रिंग इन एवरी होम, यही बात बताई जा रही है इसमें कि उनके पूरे परिवार में इस तरह के शोर, अर्थात इस तरह की जो है आवाज़ें हर घर में गूंजती हुई सुनाई पड़ती हैं। आगे देखेंगे, द यंग मैन
ईचो, अर्थात जो युवा लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, द यंग मैन ईचो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अर्थात जो युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। यहाँ पे यह सेंटेंस आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। द यंग मैन ईचो, जो उनका ईचो है, जो उनकी सोच है, जो यंग लोग हैं वह भी अपने बुजुर्गों के ही, अर्थात जो बड़े लोग हैं उन्हीं के दर्द का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात प्रतिध्वनित करते हैं, उन्हीं के दर्द को उजागर करते हैं, क्योंकि उनके पास भी दूसरा कोई रोजगार नहीं है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि समय के अनुसार जो है उनके पास जो भी कार्य है वो बहुत नाम मात्र का होता है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि ऐसा लगता है, इट सीम इन फिरोजाबाद का मतलब होता है ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद कि फिरोजाबाद में लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, अर्थात समय के अनुसार थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्रायल हैव किल्ड ऑल इंटिटेटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग्स, अर्थात जो चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के, अर्थात चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के, अर्थात परिश्रम ने, पहल करने और जिनके सपने होते हैं, सपने देखने की क्षमता को मार दिया गया है, अर्थात वो किसी प्रकार की जो है द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, अर्थात स्वप्न को देखने की क्षमता को नहीं रख पा रहे हैं, अर्थात उनके सारे वर्षों के अनुसार जो है जैसे जैसे वर्ष समाप्त होते गए उनकी सोचें समाप्त होती गईं, अर्थात उनकी सोच में क्या होता गया, इंटिटेटिव, अर्थात उनकी सोच जो है एक स्थिर होती चली गई और उनके सपने देखने की क्षमता भी क्या हो गई, खत्म हो गई है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। व्हाई, व्हाई का मतलब जो कि, नॉट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू द कॉरपोरेटिव, ध्यान देंगे ये लाइन जो है लेखिका के द्वारा यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है। लेखिका कहती है कि आप स्वयं की एक सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, कोऑपरेटिव को मतलब कहते हैं सहकारी समितियों को कोऑपरेटिव कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे जो सहकारी समितियाँ हों, अर्थात व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज, अर्थात आप स्वयं एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ का मतलब स्वयं से, इनटू ए कॉरपोरेटिव का मतलब होता है सहकारी समिति, अर्थात आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, लेखिका कहती है कि मैं एक युवकों के, अर्थात मैं युवकों के एक समूह से पूछती हूँ, किससे पूछती हूँ, युवकों के समूह से पूछती हूँ, नौजवानों के समूह से मैं इस प्रश्न को करती हूँ कि आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवकों के समूह से पूछती हूँ, प्रश्न करती हूँ, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं, कैसे कुचक्र में पड़ गए हैं, सर्किल ऑफ मिडिल मैन, जो अर्थात जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं, ऐसे मध्यस्थों के बीच में अर्थात उनके चंगुल में जो पड़ गए हैं, मैं ऐसे युवक लोगों से को संबोधित करती हूँ, कहती हूँ कि आप एक समिति क्यों नहीं बनाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। हु ट्रैप्ड विथ देयर फादर्स, हु ट्रैप्ड विथ देयर फादर का मतलब होता है जिन्होंने उनके पिताओं, अर्थात जो उनके पिता हैं, एंड फोर फादर्स,
और उनके जो पूर्वज हैं, पूर्वजों को जाल में फंसाया था, अर्थात उससे तुम ऊपर क्यों नहीं आते हो? जिसने तुम्हारे पिताओं और तुम्हारे पूर्वजों को जाल में फंसाया था उससे, अर्थात लेखिका यहाँ पर उनको एक जागृत करने की बात कह रही है कि तुम उन चीज़ों से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हो, क्यों नहीं उठते हो। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब होता है जुड़ना, संगठित होना। तो यदि हम संगठित हो भी जाएं, आगे देखेंगे इस बात पर, इसके प्रत्युत्तर में क्या कहा जा रहा है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अर्थात यदि हम संगठित भी हो जाएं, अर्थात यदि हम अपने संगठन को कायम भी कर लें, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम संगठित भी हो जाएं तो भी किसी गैर कानूनी काम के आरोप में पुलिस द्वारा, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स इस लाइन को, वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, अर्थात किसी गैर कानूनी कार्य में के आरोप में पुलिस के द्वारा हम भी न्यायालय में घसीटे जाएंगे। कहाँ पे घसीटे जाएंगे? पुलिस बीटन, न्यायालय में घसीटे जाएंगे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये माय डियर फ्रेंड्स उनके कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्व, जिस इस कार्य को हम सहमति से कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यदि हम एक समूह बना करके कोई कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमको जो है पुलिस द्वारा मतलब एक गलत आरोपों में फंसा करके न्यायालय में घसीटे जाएं। कहाँ पर घसीटे जाएंगे? ड्रैग, न्यायालय में हमको घसीटा जाएगा और हमको क्या किया जाए, पीटे जाएंगे। बीटन, बीटन का मतलब होता है पुलिस के द्वारा हमको, हमारी पिटाई की जाएगी। आगे देखेंगे, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा। ड्रैग का मतलब होता है डाल देना, अर्थात मुझे क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, अर्थात वे कहते हैं कि एक गलत तौर तरीके से, इलीगल का मतलब होता है गलत तौर तरीके के आरोप को लगा करके हमको जो है क्या कर दिया जाएगा, आरोप सिद्ध हो जाएगा, हमारे ऊपर कर दिया जाएगा और पुलिस द्वारा हमें न्यायालय में घसीटे जाएंगे, हम घसीटे जाएंगे और क्या होगा, हमारी पिटाई की जाएगी और जेल में हमें डाल दिया जाएगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दे सी, इस बात को कौन कहता है? वह कहते हैं जिनसे लेखिका एक संगठन बनाने की बात करती है। माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे, देयर इज नो लीडर एमंग देम, अर्थात हम लोगों में या उनमें कोई नेता नहीं है। नो लीडर का मतलब होता है कोई नेता नहीं है। देयर इज नो लीडर एमंग देम का मतलब उनमें कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें उनकी अलग ढंग से उनकी मदद कर सके। हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, अर्थात जो एक अलग प्रकार से, अलग ढंग से उनको देख रेख करने के लिए हो और उनकी मदद कर सके, ऐसा कोई भी उनके बीच में नहीं है। वो अपनी इस बात को कह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे, डियर फादर आर एज टायर्ड, डियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात टायर्ड मीन्स होता है थका होना, अर्थात उनके उतने ही थके हुए हैं, अर्थात उनके पिता जो हैं, हिज फादर्स का मतलब उनके जो पिता हैं उतने ही थके हुए हैं जितने वह हैं, अर्थात जितनी थकान जो आधुनिक लोग के पास है, जो उनके बच्चों के पास है, उतनी ही थकान उनके पिताओं के भी पास है, जो उनके साथ में उनके बुजुर्ग लोग हैं। कि डियर फादर्स आर एज टायर्ड, अर्थात उनके पिता उतने ही थके हुए हैं, एज टायर्ड एज दे आर, अर्थात जितने की वह हैं, स्वयं हैं। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे इस लाइन को, दे टॉक्ड endlessly in a
स्पिरल दे टॉक इंडस्ट्री का मतलब अर्थात वह अनवरत, इंडस्ट्री का मतलब होता है अनवरत, लगातार, अर्थात वो लगातार जो है इंडलेसली इन ए स्पायरल का मतलब होता है कुंडली नुमा, जैसे किसी चक्र के समान बात करना, एक चक्राकार बात करना, घुमा घुमा कर बात करना, अर्थात वह हमेशा ही एक कुंडली नुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही बातों को दोहराते हैं। जब भी कोई इनसे ऐसा प्रश्न करते हैं, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, तो ये अपने उत्तर के रूप में इसी बात को रिपीट करते रहते हैं जिस बात को ऊपर बताया गया है। दे टॉक इंडलेसली, अर्थात वह अपनी अनवरत बातों को इन ए स्पायरल्स, एक कुंडली नुमा अर्थात एक चक्राकार रूप से अपनी बातों को दोहराते हुए बोलते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एपाथी टू। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड देखेंगे इस लाइन को, दैट मूव्स फ्रॉम, अर्थात दैट मूव्स फ्रॉम का मतलब होता है कि उससे आगे बढ़ते हुए, माय डियर फ्रेंड्स, उससे, उस चक्र से, अर्थात जो एक लहजेदार, जो अपनी एक जो है अपनी कुंडली नुमा बातों को समान रूप से बोलते चले आते हैं, अर्थात दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। किन किन बिंदुओं पर बातें करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? अर्थात जो गरीबी, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, गरीबी तंगी के लिए, समझ रहे हैं? पावर्टी का मतलब निर्धनता से के विषय में, जो गरीबी में उदासीनता, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अपैथीस का मतलब होता है उदासीनता, अर्थात उदासीनता को लिए हुए, और जो ग्रीड का मतलब होता है, टू ग्रीड का मतलब होता है लालच, जो लालच, और इनजस्टिस और अन्याय तक पहुंच जाती है। अर्थात इनकी जो बातें होती हैं वो प्रायः किन किन बिंदुओं तक पहुंचती हैं? अर्थात गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय तक पहुंचने वाली इनकी बातें होती हैं, जिन पीड़ाओं को ये किसी के भी प्रश्न करने पर इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स व्यक्त करते हैं। ये यहाँ के जो युवा समूह हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग टू देम। लिसनिंग टू देम का मतलब होता है इनको सुनकर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, लिसनिंग टू देम, लिसनिंग टू देम का मतलब होता है अर्थात उनकी बात को सुन कर के, अर्थात जब मैंने उनकी बात को सुना, यहाँ पर लेखिका अपनी बात कह रही है, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, अर्थात जब मैंने उनकी बात को सुना, उनकी बात को सुन करके मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। कैसे संसार दिखाई देते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ देखेंगे, आई सी टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, वर्ड्स, दो प्रकार के संसार मुझे दिखाई देते हैं। जब मैंने उनकी बातों को सुना तो मुझे दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। कौन कौन से संसार? दिस पैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड फॉर क्वेश्चन आंसर माय डियर फ्रेंड्स। देखेंगे, लेखिका कहती है कि जब मैं उनकी बातों को सुनती हूँ तो मुझे दो तरह के संसार अर्थात विश्व दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन? वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पावर्टी। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा परिवार, जो ऐसे परिवार का जो अर्थात जो गरीबी की जाल में फंसा है। कैसा परिवार माय डियर फ्रेंड्स? लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। वन, यहाँ पे वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पावर्टी, अर्थात एक ऐसा परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बर्डन का मतलब होता है जो एक भार को, कलंक को लिए हुए है। माय डियर फ्रेंड देखेंगे कि किस प्रकार के संसार की बात यहाँ पे लेखिका कर रही है। वो कहती है कि जब मैं इनसे प्रश्न करती हूँ तो मुझे दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं, दो तरह के संसार दिखाई पड़ते हैं। एक तो कैसा संसार दिखाई पड़ता है जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ है, और
अपनी जाति का कलंक में दबा हुआ है। कैसे जो है, बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अर्थात दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक तो उनका परिवार जो गरीबी की जाल में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है, और दूसरा वो अपनी जन्म की जाति के कलंक से दबे हुए हैं। अर्थात जो उनकी एक जाति है, उनका जो एक वर्ग है, उस कलंक से वो दबे हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरह के परिवार को फर्स्ट कैटेगरी में अर्थात एक श्रेणी में कवित्री रखती है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। द अदर का मतलब दूसरा जो है भाई, विशियस सर्किल्स ऑफ दी साहूकार्स। और जो दूसरे तरह के संसार के बारे में जो लेखिका बात कह रही है, वो कहती है कि दूसरा जो है वो साहूकार के रूप में, जिसको कि हम द अदर वाइसियस सर्किल ऑफ साहूकार, जो साहूकार बिचौलियों के रूप में, मिडिलमैन का मतलब होता है बिचौलिए, अर्थात जो साहूकार, द मिडिलमैन बिचौलियों, द पुलिसमैन अर्थात पुलिस वालों, द कीपर्स ऑफ लॉ अर्थात जो कानून को लागू करने वालों में हैं, नौकरशाही लोग जो कानून को लागू करते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अर्थात नौकरशाहों, पॉलिटिकल का मतलब, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेताओं का जो कुचक्र है। तो ये एक अलग संसार है इसका डिफिनेशन यहाँ पे लेखिका जो है इस प्रकार से कर रही है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे कि वो ये बता रही है कि टूगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ने मिलकर, अर्थात टूगेदर दे हैव इम्पोज्ड अर्थात दोनों ने मिलकर बच्चे के ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया है। ध्यान देंगे, टूगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज मीन्स होता है भार को डाल दिया है, ऑन द चाइल्ड किसके ऊपर डाल दिया है, अर्थात दोनों संसार, अर्थात दोनों तरह के लोगों ने मिलकर के बच्चे के ऊपर कैसा भार डाल दिया है, एक ऐसा बोझ डाल दिया है, impose the baggage on the child that he cannot put down अर्थात जिसे वो उतार नहीं सकता है। पुट डाउन का मतलब होता है नीचे उतार सकना। तो ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बर्डन, ऐसे भार, ऐसे बोझ को इन लोगों ने डाल दिया है किसके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो उस भार को जो है ऑन द चाइल्ड्स यानी ये बच्चे अपने ऊपर से इम्पोज नहीं कर सकते, उसको उतार नहीं सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, बिफोर हीज एवार अर्थात एहसास होने से पहले ही। बिफोर हीज एवार का मतलब होता है किसी चीज़ को एहसास कर पाना। तो बिफोर हीज एवार का मतलब एहसास होने से पहले ही एक्सेप्ट इट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर अर्थात एहसास होने से पहले ही वह जो है उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, इन सारी चीज़ों को एक सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जिस तरह से उनके पिता एक स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार करते हुए आए हैं। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसा कि उनके पिताजी उसको स्वीकार करते हुए आए हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन पर हम विशेष बल देंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखेंगे कि जैसा कि उस भार को वो बच्चे उसी प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं, सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि उनके पिता या पूर्वज उसको स्वीकार करते हुए चले आए हैं। तो उसको वो स्वतः ही उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग इज वुड मीन टू डेयर। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात यदि उससे कुछ अलग हट करके
कोई कार्य वो करते हैं। एनीथिंग एल्स उससे अलग हट करके वुड मीन्स टू डियर, वुड मीन्स टू डियर अर्थात इसका मतलब होता है कि उनको उस कार्य के विषय में चुनौती देना होता है। उसका वो कार्य जो है एक चुनौती के रूप में होता है कि वो उसको एक अलग तरीके से अगर पेश करते हैं तो उनके लिए एक चुनौती भरा होता है। आगे देखेंगे, एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप अर्थात चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। ध्यान देंगे, एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप अर्थात किसी चीज़ को चुनौती देना उसकी जो है परवरिश का अंग नहीं होता है, नहीं है। इस कथन को यहाँ पर पुष्ट किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ के लिए हमको चैलेंज देना हमारी एक परवरिश से अलग हो जाता है, वो हमारे लिए एक अलग रूप बन जाता है जो हमारे आगे बढ़ने में बाधक होता है। इस चीज़ को यहाँ पर पुष्ट किया जा रहा है। व्हेन आई, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन आई का मतलब जब मुझे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइन को समझेंगे। व्हेन आई माय डियर फ्रेंड देखेंगे इस सेंटेंस को। व्हेन आई ए सेंस, व्हेन आई ए सेंस, व्हेन का मतलब होता है जब, आई मीन्स मुझे, व्हेन आई ए सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश। ध्यान देंगे, जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई देती। पुनः देखेंगे इस लाइन को, व्हेन आई जब मुझे, सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश अर्थात जब मुझे मुकेश में यह झलक दिखाई देती तो आई एम चीयर्ड, आई एम चीयर्ड का मतलब तो मुझे खुशी होती अर्थात ये झलक जो चीज़ें जो बताई जा रही हैं मुकेश में दिखाई पड़ती तो मुझे खुशी होती। आई एम चीयर्ड का मतलब होता है तो मुझे खुशी होती है अर्थात मैं इस पर खुश होती हूँ। ये कौन कह रहा है? लेखिका अपनी अनुभूति अपनी बात को यहाँ पर कहती है कि आई एम चीयर्ड अर्थात मुझे खुशी होती। आगे देखेंगे, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक का मतलब होता है मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड, पुनः देखेंगे, आई वांट टू बी ए मोटर, आई वांट टू बी, माय डियर फ्रेंड्स इस लाइन को पुनः देखेंगे कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स अर्थात मुकेश का ये कथन है कि मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट का मतलब वह दोहराता है अर्थात आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स अर्थात मैं मोटर सुधारने वाला अर्थात मोटर को बनाने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स का मतलब होता है वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज, ही विल गो टू ए गैरेज का मतलब होता है वो किसी गैरेज में जाएगा। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, और सीखेगा। लर्न का मतलब होता है सीखना अर्थात वो किसी गैरेज में जाएगा जहाँ पर मोटर की रिपेयरिंग होती है, बनता है, और वहाँ क्या करेगा? सीखेगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैरेज है जहाँ पर मोटर के कार्य बन होते हैं, परंतु गैरेज जो है उसके घर से बहुत दूर है। लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत दूर है। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैरेज है मोटर का उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, आगे क्या कहता है मुकेश? आई विल वॉक ही इंसिस्ट, आई विल वॉक ही इंसिस्ट का मतलब, आई विल वॉक का मतलब होता है मैं पैदल जाऊंगा,
आई विल वॉक का मतलब मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट का मतलब होता है वो जोर देकर कहता है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, कि मैं पैदल जाऊंगा। वो जोर देकर इस बात को कहता है, जबकि वो मोटर का गैरेज उसके घर से काफ़ी दूरी पर है। आगे देखेंगे, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन किससे किया जाए, कौन कर रही है, लेखिका कर रही है, कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लान। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही इज सडनली साइलेंट। सडनली माने होता है अचानक, अर्थात वो अचानक यकायक चुप हो जाता है। इस बात पर मुकेश जो है, जब लेखिका प्रश्न करती है कि डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अर्थात क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो, तो वो यकायक चुप हो जाता है। आगे देखता है, नो कहता है वो, नो का मतलब नहीं। ही सेज वो कहता है नहीं। स्टार्टिंग ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग एट द ग्राउंड। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड का मतलब होता है कि वो जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। कहाँ पर, स्टीयरिंग एट द ग्राउंड। ये स्टीयरिंग लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स को कहेंगे, स्टीयरिंग मीन्स होता है घूरना। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड का मतलब होता है वो जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड ही सेज, अर्थात वो जमीन की ओर देखते हुए घूरते हुए कहता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इन हिज स्मॉल मरमर। इन हिज स्मॉल मरमर का मतलब होता है उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में। मरमर का मतलब होता है उसकी छोटी सी बुदबुदाहट। स्मॉल मरमर का मतलब है तो गुनगुनाहट, बुदबुदाहट को कहते हैं, मरमर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में। ध्यान देंगे माय डियर, देयर इज एन एम्ब्रासमेंट। एम्ब्रासमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी का भाव, अर्थात उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है। इसका भाव है, हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रासमेंट, उसकी एक शर्मिंदगी का भाव है। दैट का मतलब जो, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, अर्थात जो अभी तक रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप, अर्थात जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है, अर्थात जो उसका सोच है वो अभी तक बरकरार है, किसी भी पश्चाताप के रूप में उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है, अर्थात अभी तक पश्चाताप में नहीं बदला हुआ है उसका विचार। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार का मतलब होता है वो उन कारों के सपने देखने में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, अर्थात ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वह जो है उन कारों के सपनों को देखने में अब सेटिस्फाई लग रहा है, संतुष्ट है, जिन्हें वो अपने कस्बे व गलियों में, ध्यान देंगे, हर्लिंग डाउन कसियों जो बने मतलब उन सपनों में संतुष्ट है जिसे वो अपने कस्बों व गलियों में तेजी से दौड़ते हुए, हर्लिंग डाउन का मतलब होता है तेजी से दौड़ते हुए देखता है। ऑफ हिज टाउन्स, अर्थात जिसको वो अपने गलियों में व कस्बों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है, वह उन कारों के सपनों को देखने में संतुष्ट है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगली लास्ट लाइन आप देखेंगे, फ्यू एयरप्लेन्स
फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अर्थात फ्यू का मतलब, फ्यू एरोप्लेन्स का मतलब होता है कि मुश्किल से थोड़ी बहुत या दो, मुश्किल से ही, अर्थात मुश्किल से ही कभी, अर्थात मुश्किल से ही कभी फ्यू एरोप्लेन्स, कुछ वायुयान, अर्थात मुश्किल से ही कुछ वायुयान फ्लू ओवर फिरोजाबाद, अर्थात फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। अर्थात मुश्किल से ही कुछ वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य यही बताया गया है कि फिरोजाबाद के ऊपर कुछ ही वायुयान मुश्किल से ऊपर उड़ते हैं। तो इस तरह से आपका ये लास्ट पार्ट माय डियर फ्रेंड्स समाप्त हो रहा है, और इस पार्ट में आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं जो एक आदमी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, और उसके स्ट्रगल को, उसकी परिस्थितियों को इसमें प्रत्येक लाइन में व्यक्त किया गया है कि उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं और उसको आगे की उसकी सोच क्या है। ये सारी चीज़ें जो है लेखिका ने, अनीस जंग ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर में बताने का प्रयास किया है कि आदमी स्ट्रगल में होते हुए भी उसके सपने किस प्रकार होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर रहा हूँ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिससे हर किसी तक ये वीडियो पहुँच पावे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।